नमस्कार, स्वागत है आपका मोतीलाल ओसवाल सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में 10 के दमदार ट्रेड की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाजार में तेजी का आज पांचवां दिन, निफ्टी 23,250 के ऊपर रैली को लीड कर रहा है रिलायंस। मिड कैप और स्मॉल कैप में जबरदस्त एक्शन, दोनों इंडेक्स करीब 1.25% तक चढ़े। रियल्टी, फार्मा और ऑटो शेयरों में खरीदारी। निचले स्तरों से आईटी में शानदार रिकवरी, एम्फेसिस और परसिस्टेंट एलटीआई माइंट्री करीब 2% ऊपर चढ़े। टीसीएस इन्फोसिस में भी लोअर लेवल से शानदार रिकवरी। मैनेजमेंट बदलाव और ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से बजाज फाइनेंस 3% से ज्यादा चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना, शेयर ऑल टाइम हाई पर। आज का स्पॉटलाइट शेयर एबी कैपिटल भी 3% मजबूत। साथ ही हमारे पैनल में गेस्ट आशीष बहेती की एलटी फाइनेंस और शिल्पा राव जी के एचएएल के टारगेट हुए हिट। डिफेंस और रेलवे शेयरों में रफ्तार, 5400 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद की मंजूरी से भारत डायनामिक्स और में करीब 4% का उछाल। दूसरे डिफेंस शेयरों में भी मजबूती कायम। उधर रेलवे शेयरों में भी आज अच्छी खासी मजबूती है। केबल और वायर कारोबार में अदानी ग्रुप की एंट्री से प्राइस डिसरप्शन की आशंका नहीं। सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में नवामा ने कहा, केबल शेयरों में जरूरत से ज्यादा हुई गिरावट, जल्द रिकवरी की जताई उम्मीद। KEI, पॉलीकैब और हेवल्स पर दिया पॉजिटिव नजरिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और हमारे साथ जो पैनल जुड़ेगा उसकी बात करते हैं। शिल्पा जी और प्रशांत जी पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। अमोल अठावले जुड़ेंगे हमारे साथ और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। आज मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट रहेंगे और टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए जेएम फाइनेंशियल के फंड मैनेजर आशीष चतुर्मोहता जुड़ेंगे। ये सब कुछ ही देर में शो पर, लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी डे हाई के काफ़ी करीब, इनफैक्ट डे हाई पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 23,258 पर निफ्टी इस समय इस मार्केट को लीड कर रहा है। आज अगर आप एक स्टॉक की बात करें तो अब एक्चुअली बजाज फाइनेंस करीब 2.5% ऊपर इस समय आपको देखा। हालांकि डे हाई से थोड़ा फिसला है स्टॉक। एनटीपीसी, कोटक, लार्सन एंड ट्यूब्रो, रिलायंस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूती है। सबसे शानदार रिकवरी रही टीसीएस में, इंट्राडे में लोअर लेवल से शानदार रिकवरी। इन्फोसिस हालांकि अभी भी 1% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो भी रिकवर हुआ है डे लो से। इन्फोसिस भी, बजाज फिनसर्व लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर उस दिन के बाद से, वो एलायंस की डील के बाद से प्रेशर है और आज फिर ये स्टॉक करीब 1-1.5% आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एफएनओ शेयरों की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम काफ़ी शानदार है पिछले कुछ दिनों में। रियल एस्टेट सबसे ऊपर है, आप देखें चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ चाहे प्रेस्टीज एस्टेट्स, दोनों में बाइंग है। एनबीएफसी में अच्छा मोमेंटम है। आदित्य बिरला कैपिटल आज का हमारा स्पॉटलाइट टॉप एफएनओ गेनर है। अब पूना वाला फिनकॉप यहाँ पर बाइंग है। बीएससी में बाइंग है। एम्फेसिस, चोला, टीवीएस मोटर, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको बाइंग इंटरेस्ट दिखाई देगा। जहाँ तक सेल साइड की बात है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर सेलिंग है। वोल्टास में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है और आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मेटल नेम्स में है। वीरो जी हाँ, ये थी अब तक की समरी, छोटी आपने सुनी अभी मुझसे। और प्रशांत सावंत, शिल्पा रावत जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, अमोल अठावले और आशीष कयाल फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं भी चाहूँगा। और आशीष, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के का ट्रेड है। यहाँ पर बाजार तेज है और यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप में अभी हलचल बनी हुई है। तो जो पहला ट्रेड जो आएगा यहाँ पर, वो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग बाय है गोदरेज एग्रोवेट में। यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत समय से स्टॉक कंसोलिडेशन में था और आज अच्छा एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर। ऊपर में गुंजाइश है कि हम जा सकते हैं करीबन 820 लेवल्स के आसपास, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 762 का। और दूसरा जो स्टॉक जो बाई साइड पे यहाँ पर अच्छा मूव दिखा सकता है वो है पूना वाला फिनकॉर्प। यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, प्रीवियस हाई के पास पहुंच चुका है। जो पिवॉट लेवल था उसे ब्रेक करने की गुंजाइश है। वॉल्यूम्स पिकअप हो रही है स्टॉक के अंदर व्यू। तो ओवरऑल ट्रेंड जो पूना वाला फिनकॉर्प में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, मोमेंटम ट्रेड होगा ये। यहाँ पर ऊपर में टारगेट देखे जा सकते हैं करीबन 370 के, और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 320 का। ओके, पूना वाला फिनकॉप, यहाँ पे आपकी बाय कॉल है। अब चलते हैं अमोल जी के पास। अमोल जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आईआरबी के साथ चलना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 4680 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा नीचे पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 50 रुपीज तक के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 40.60 का। बाउंस बैक काफी अच्छा हुआ है और एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है।
ये वीक में अगर हम देखें तो 9% तक का रैली हुआ है, बुलिश कैंडल है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है, मुझे लगता है यही मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा तो आईआरबी में एक पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं हीरो मोटो के साथ जाना चाहूंगा, एक कॉन्ट्राबिट भी उसको बोल सकते हैं। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। 3660 के आसपास मैंने पिक किया था, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 3750 और 3800 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 3600। ओके, हीरो मोटर कॉर्प। शिल्पा जी, आपके दो ट्रेड्स में। जी, पहला रहेगा एलटीटीएस में। एलटीटीएस ने एक ब्रेकआउट दिया है 4600 के ऊपर। ये जब तक इसको होल्ड कर रहा है तो इसके जो पोजिशनल टारगेट्स यहाँ से 5000 के भी बनते हैं। तो एलटीटीएस आप विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4600 लॉन्ग चाहिए। पहला टारगेट इंट्राडे बेसिस में 4750 से 4800 के बीच रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 5000 के भी टारगेट आ सकते हैं। किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड लेना है तो 4700 ऑलमोस्ट एट द मनी, जो रफली 67 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 45 का रखिए। मुझे लगता है 120 से लेके 150 इसके टारगेट्स होने चाहिए। मेरा बाय रहेगा पीईएल में, पिरामल। यहाँ पे इसमें भी स्ट्रक्चर अच्छा है। 976 में फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 960 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1000 एंड 1010। किसी को इसमें भी ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो 980 का कॉल ऑप्शन, जो रफली 13 रुपए 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 9 रुपए का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 18 से लेके 22। चलिए अब एक काम करते हैं, बाकी के दो ट्रेड्स और ले लेते हैं। प्रशांत, आपके दो ट्रेड्स। वीरू जी, मेरा फर्स्ट पिक टाटा पावर होगा। रेंज ब्रेकआउट ऑलमोस्ट बाउंड्री पे है तो प्रीएम कर सकते हैं। 375 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 368, 368। टारगेट होगा 384, 384। और नेक्स्ट पिक होगा एक डिसेंट मूव के साथ एक डिप आई है एचडीएफसी एएमसी। यहाँ में स्टॉप लॉस रखूंगा 3970, 3970 स्पॉट लेवल, और टारगेट होगा 4140, 4150, 4150। ओके, चलिए तो ये इस समय कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़। वोल्टास में अच्छी करेक्शन आ रही है आज, करीब करीब 3-3.25% नीचे इस समय आपको वोल्टास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और उसके अलावा नैल्को, एनएमडीसी, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन आपको दिखाई देगी। ये कुछ स्टॉक्स हैं, जोमेटो, जहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन अब आपको दिखाई देगी। लेकिन शानदार रैली आ रही है तीतागढ़ में। अब तीतागढ़ अब एफ एंड ओ का टॉप गेनर, करीब करीब 5% ऊपर। शानदार मोमेंटम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और थोड़ा मार्केट की लॉन्ग टर्म ट्रेंड की चर्चा करते हैं। पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। क्या बदला मार्केट में एक हफ्ते में? कहाँ हम बात कर रहे थे 21,800 पर खड़े थे, कहाँ अब हम 23,250 पर आ गए। ये इस तरीके की जो करीब करीब 1400-1500 पॉइंट की रैली हुई, इसके पीछे क्या कारण रहे आपके हिसाब से? अनुज जी, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है मार्केट डेफिनेटली एक वोलेटिलिटी के जोन में जरूर है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये शायद ऐसे ही और समय तक रहेगा। मार्केट ने एक बहुत अच्छी रिकवरी देखी है बिकॉज द वे इट हैज फॉलन। मुझे लगता है काफी लोग रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, in spite and despite the fact that FIs by and large have sold except for yesterday. तो मुझे लगता है शायद ये एक पार्ट ऑफ द रिकवरी है। सो फार सो गुड। अभी भी अगर वोलेटिलिटी खत्म हो गई या नहीं, मैं कहूंगा कि नहीं, वोलेटिलिटी चालू ही रहेगी। शायद यहाँ से और थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, बट आई थिंक इस माहौल में थोड़ा बहुत एक ट्रेडिंग का मेंटालिटी रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कि अगर कोई भी कुछ कर रहा है उसमें अगर 10-15% मिल रहा होगा तो शायद इनकैश कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इज अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट लुकिंग एट द ओवरऑल पिक्चर, सो मेनी मूविंग पार्ट्स, सो मेनी चेंजेस, मुझे लगता है वन शुड बी लॉट मोर कॉशियस, वन मोर गार्डेड, लॉट मोर गार्डेड, और जरा इतना जोर से कमिट नहीं करना चाहिए मार्केट में। ओके, अभी इस समय आप पैसा कहाँ डाल रहे हैं फिर इस मार्केट में? किन सेक्टर्स में या किन स्टॉक्स में अभी भी आपको ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है? अनुज जी, मैं ये कहूंगा कि अभी मार्केट में है ना, थोड़ा बहुत एक चेरी पिकिंग करना चाहिए। कोई एक सेक्टर को बैक करना चाहिए। आई एम नॉट टू श्योर एट द मोमेंट,
लेकिन सिलेक्टिवली स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा कि कोई एक लार्सन एंड टुब्रो है, एलएनटी पे जरूर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल्स में शायद सन फार्मा, लुपिन विल लुक प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग। और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स में भी अगर हम देखें तो लगता है थोड़े पीएसयूज में एसबीआई काफी ठीक लग रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में ऑफ कोर्स एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन मैं मोर देन सेक्टर आई विल से वन शुड लुक मोर एट इंडिविजुअल स्टॉक्स। दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड। दिलीप जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेटल्स पे सर आपका व्यू क्या है? मेटल्स जो इस रैली के सबसे बड़े अब तक के अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूटर्स रहे, बाद में ये रैली थोड़ी सी ब्रॉड हो गई। मेटल्स पे आपका टेक क्या है? अगर आपको ट्रेडिंग गेन्स मिल गए हैं तो वो लेके निकलना चाहिए, या फिर अभी मेटल्स और मूव की पोटेंशियल रखते हैं? मैं यही समझूंगा कि मेटल्स में यहाँ से भी और थोड़ा बहुत स्टीम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अगर 10-15%, 15-20% कहाँ पर मिल रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए। मेरा मेरा व्यू मेटल्स में यही है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ लॉन्ग टर्म कॉल ऑन मेटल्स, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर एनी कमोडिटीज। सो जहां पर मोमेंटम दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत खेल के, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके एक अपने आप को जरा सेफ कर देना चाहिए। अच्छा दिलीप सर, ये क्योंकि मेटल्स का जिक्र किया तो आई मीन मेटल्स की स्ट्रेंथ हमेशा आई मीन एक दिक्कत का सबब होती है ऑटो सेगमेंट के लिए। ऑटो के लिए अगर आप बीते 5, 7, 8 महीने का सीक्वेंस देखें, आई मीन पहले आपके सेल्स कम होना, आपकी इन्वेंट्रीज का बढ़ जाना, फिर उसके बाद टेस्ला की एंट्री की वहाँ पे मतलब मुंबई और दिल्ली में उनके शोरूम्स का खुलना, और उसके बाद फाइनली अगर आप देखें तो आपके मेटल्स प्राइसेस फर्म होना। एक प्राइस डैमेज बहुत शार्प हुआ था ऑटो में। आप इस वक्त ऑटो में इंटरेस्टेड हैं क्या इस प्राइस पे? मुझे लगता है अनसर्टेनिटी इन अ फ्यू सेक्टर्स बहुत एक्सेंचुएट हो गया है। उसमें से ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है जहां पर अनसर्टेनिटी हैज गॉट मैग्नीफाइड। आईटी इज अनदर सेक्टर। तो ये ऑटो में आई विल नॉट बी इन अ हरी टू कमिट इन्वेस्टमेंट्स एट द मोमेंट। वीरेंद्र जी, मैं ये मानता हूं कि शायद आने वाले टाइम में जो निफ्टी ईपीएस का जो प्रेडिक्शंस है, दे आर वल्नरेबल टू डाउनग्रेड, और ये डाउनग्रेड शायद कोई सेक्टर लीड करेगा तो मुझे लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर शायद लीड कर सकता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी वैल्यूएशंस ऊपर से तो जरूर सब कुछ नीचे आ गए हैं, लेकिन यहाँ से ऐसा लगता है कि शायद हैज इट बिकम अट्रैक्टिव? नो, आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दैट। मैं ये वीरेंद्र जी, मैं कमिट करने के लिए तैयार नहीं रहूंगा इन्वेस्टमेंट्स इन ऑटोमोबाइल एट दिस लेवल। आई विल स्टिल वेट फॉर अ व्हाइल। आईटी में क्या व्यू बन रहा है? अब कल एक्सेंचर के नंबर्स आए, उन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव कहा, आज स्टॉक्स नीचे खुले लेकिन रिकवरी आ गई, लेकिन इस सेक्टर ने बहुत अंडर परफॉर्म किया इस साल के शुरू से, सबसे ज्यादा यही सेक्टर गिरा है। तो मैं ये कहूंगा कि आईटी सेक्टर विच otherwise traditionally is there's a lot of resilience, lot of because ये सब कंपनीज काफी अच्छे वेल मैनेज्ड हैं, इनके कैश फ्लो कन्वर्जन भी बहुत अच्छे होते हैं, ROEs are also very reasonable। लेकिन ये 2-3 जो न्यूज जो आ गई है कि यूएस गवर्नमेंट ने आईटी स्पेंड में कम कर दिया है, और यही हम और एक खबर आ गई है कि सिटी बैंक ने हैज डिसाइडेड टू कर्ब द आउटसोर्सिंग। मुझे लगता है there are too many, as what I said, maybe negative news and maybe these are not actual fact, but ये uncertainty को accentuate करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो IT companies, though they look attractive, I think there is still a good scope for downward, but at the downward levels one should buy in a small way। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में वापस बाइंग शुरू हुई है, BSE, एंजल वन, यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में है क्या स्टॉक्स, और क्या आप ऐड करेंगे? अनुज जी, आई थिंक कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स एक सेक्युलर लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से बहुत ठीक लगते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे जो वॉल्यूम्स ड्रॉप हो गए वो सब तो ठीक है,
लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो सम ऑफ दिस फ्रंटलाइन प्लेयर्स वेदर इट इज मोतीलाल, एंजल, आई थिंक दे ऑल लुक प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग. आई थिंक एक एसआईपी इनमें जरूर करना चाहिए ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. थोड़ा बहुत खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस वन शुड डू. ये है कैपिटल मार्केट सेगमेंट पे आपकी राय. अच्छा दिलीप सर, ये पिछले 10 दिन में आपने पीएसयूज में जो स्ट्रेंथ आई है, आप ओएमसीज में आप देख लीजिए, रेलवे में तो नहीं लेकिन डिफेंस में तो बहुत ही रीजनेबल बाइंग आई है. स्टॉक्स हाई लेवल पर परसिस्ट कर रहे हैं. पीएसयूज में कौन सा धड़ा आपको इस वक्त सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग रिटेल तो ट्रैप भी है पीएसयूज में, तो बॉटम फिशिंग एवरेजिंग किस किस चंक में आपको लगता है कि इस वक्त रीजनेबल पॉइंट मिल रहा है आपको एवरेजिंग करने का? जहां तक पीएसयूज का सवाल है, आई थिंक जो सबसे ज्यादा पिट गए थे, वेदर इट वाज पीएसयू, वेदर इट वाज डिफेंस, इनमें जो रिकवरी आई है वो इट्स अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट रिकवरी. और यहाँ से अगर पीएसयूज में कोई पिक करना होगा तो जैसे मैंने कहा, एसबीआई लुक्स प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग फ्रॉम द करंट लेवल्स. मुझे लगता है एचएएल आल्सो लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग ऑन अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म बेसिस फ्रॉम द पीएसयू स्पेस. Or otherwise, I will still say that one should not really be in a hurry to commit. Maybe a PFC and REC में तो थोड़ा बहुत जो कुछ भी न्यूज आ गया है उसके हिसाब से होगा. लेकिन all these companies will look good in the long run, but for the time being, it is not the time to buy. It is still the time to wait and watch, not be in a hurry to commit. यहाँ पे एज ऑफ नाउ भी बहुत, अगर आप देखें तो आपका बहुत कर सकते हो, पॉजिटिव व्यू नहीं है. अच्छा सर, एक बास्केट जिस पर भी हमारी बात नहीं हुई, एंड स्पेशली क्लोजर टू आई मीन मे मंथ ऑफ मे, जून, जुलाई, जो कि एक मानसून का महीना होता है, आपका कुछ व्यू बन रहा है एफएमसीजी पे? यहाँ पे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग जो आप लोगों ने की हो या फिर क्लाइंट्स को रिकमेंड की गई हो? एफएमसीजी में मुझे लगता है अभी भी मैं पिछले आई थिंक लास्ट 3-4 क्वार्टर्स से मुझे लग रहा था कि एफएमसीजी में एक अच्छा रैली आ जाएगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वॉल्यूम रिकवरी अच्छी होगी और थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन अगर सबसाइड होता है तो इनके मार्जिन भी बढ़ेंगे और वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे, सो दैट विल हैव अ कंपाउंडिंग इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट्स. लेकिन ये अब बात ऐसी आ रही है कि अगर रूरल एरियाज में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो अर्बन एरियाज हैव स्लोड डाउन. और अभी भी ओवरऑल अगर हम देखें कि 5 to 7% इज व्हाट कंपनीज एंड रिसर्च पीपल आर टॉकिंग अबाउट. ये कोई एकदम ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा है मुझे. शायद यहाँ से एक दो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मे बी 3-4 क्वार्टर्स डाउन द लाइन, बट आई एम नॉट टू श्योर. लेकिन मेरे पास अगर एफएमसीजी है तो मैं जरूर होल्ड करके रखूंगा. आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू बाय फ्रेश. ओके, कोई नई थीम आपने आइडेंटिफाई की हो या आपकी टीम ने आइडेंटिफाई की हो इस समय? I think a lot of things related to environmental clearance. जैसे एक हमने सोलर का थीम हमने देख लिया कि प्ले आउट हो गया, लेकिन एनवायरमेंट से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, I think these are some of the things which will gain more traction because उसमें एक secular story बनते हुए दिखाई दे रही है. Whether anybody doing work on the infra space or whether anybody doing work in the water treatment space, मुझे लगता है ये एक space आगे चल के it will attract attention and possibly will invite investments. ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स पर व्यूज़. बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप जी जुड़ने के लिए हमारे साथ. थैंक यू. ओके, अब आगे बढ़ते हैं और टेक्नो फंडा नज़रिए के लिए अब हमारे साथ आशीष चतुर्मोहता जुड़े हैं, जेएम फाइनेंशियल के फंड मैनेजर. आशीष, गुड मॉर्निंग. आशीष, क्या लग रहा है ये निफ्टी यहाँ पर रुकेगा नहीं? अब 24,000 तक का रास्ता खुला क्या? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र. तो बिल्कुल देखिए, निफ्टी के अंदर में कुछ जो डेटा पॉइंट्स है जो बहुत ही पॉजिटिव एक इंडिकेशन दे रहे हैं. एक तो सबसे पहले हमने अनुज जो बात की थी, निफ्टी 500 के अंदर में जो स्टॉक्स अपने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुके हैं, वो जो एक समय पे 8-9% पे रह चुके थे फरवरी लोज के आसपास, अब वो रेशियो 68% को क्रॉस कर चुका है. यानी 68% स्टॉक्स ने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया.
वहीं अगर से मैं देखूं NSE 500 के अंदर में ऑलमोस्ट 18% स्टॉक ऐसे हो गए हैं जिन्होंने अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है, जिसका लो फरवरी में करीब 7-8% के आसपास बना। तो ये एक ब्रॉड बेस कहीं ना कहीं रिकवरी हमें आते हुए देखने को नजर आ रही है। निफ्टी ने भी अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दिया और अब कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर बाजार निकल रहा है, ये टेक्निकली तो इंडिकेशन दे रहा है कि 24,200 तक की ट्रेजेक्ट्री निफ्टी के अंदर में देखने को मिलेगी। अब जहां तक के हम फंडामेंटल नजरिए से देखें तो देखिए आरबीआई के जो 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसमें रेपो रेट को कम किया गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई, और तीसरा जिसमें कि रिस्क वेट्स को कम किया। तो ये कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस के लिए, चाहे एनबीएफसी स्पेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव कदम रहेगा। दूसरा, जीडीपी के अंदर में इस क्वार्टर में ग्रोथ बढ़कर आई है, तो ये कहीं ना कहीं जो 2 क्वार्टर में हमने देखा था जीडीपी में डीग्रोथ देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिली। और साथ में जीएसटी कलेक्शंस हमने देखा है कि डबल डिजिट के अंदर में जनवरी और फरवरी के नंबर्स हमें देखने को नजर आए। तो इन शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स का भी मुझे लगता है बाजार में एक अच्छा बेनिफिट देखने को नजर आएगा। और ग्लोबली आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स जो है 103 के आसपास आ चुका है, और जिसकी वजह से रुपया में भी एक अच्छा एप्रिसिएशन पिछले एक हफ्ते के अंदर में देखने को मिला। इनफैक्ट 5 दिन कंटिन्यूअसली ऐसे हो गए जहां पे रुपया ने स्ट्रेंथ दिखाई है। तो उसकी वजह से भी हमने देख रहा है कि बॉन्ड्स में और इक्विटीज में एक अच्छा इन्फ्लो हमारे यहाँ देखने को नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए और 24,200 तक के लेवल्स बाजार के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। अच्छा आशीष, क्रूड से संबंधित स्टोरीज, चाहे वो ओएमसीज हों, आप पिडिलाइट को देखिए, आप एशियन पेंट्स, बजाज पेंट्स को देखिए, इनमें थोड़ी सी बाइंग नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी ये स्विंग इसमें से किसका नज़र आ रहा है? आपने कुछ ऐड किया क्या लोअर लेवल्स पे? ऑनेस्टली वीरेंद्र, हम लोग इस पूरी थीम को जो है वो प्ले कर रहे हैं इंडिगो के थ्रू, और मुझे लगता है कि वो थीम हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। एक तो स्ट्रक्चरली भी ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि हमने देखा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डेफिनेटली एक बेनिफिशियरी होते हैं गिरते हुए क्रूड के, बट जनरली जो मूव्स आते हैं वो थोड़े शॉर्ट टर्म रहते हैं और फिर कोई ना कोई ऐसे अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है जिनकी वजह से स्ट्रक्चरली हमें इनमें पैसा बनने में थोड़ी डिफिकल्टी जाती है। तो इस वजह से हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर में कोई ट्रेड नहीं लिया है, पर डेफिनेटली इंडिगो के अंदर में हमने अपनी पोजीशन बढ़ाई। साथ ही साथ कुछ कंज्यूमर थीम्स जो कि गिरते क्रूड प्राइसेस के बेनिफिशियरी है, उनके अंदर में डेफिनेटली हमारा ध्यान है, चाहे वो पिडिलाइट की बात हो, एशियन पेंट की बात हो, या इवन कुछ हमने केमिकल कंपनीज को भी हम देख रहे हैं जो गिरते क्रूड का बेनिफिशियरी है, तो वहां पर पे हम अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। बट जनरली ओएमसी से अभी तक हमने दूरी बनाई रखी है। ओके, ओएमसी से अभी आशीष जी ने एक डिस्टेंस बना के रखा है, बट कैपिटल गुड्स में आशीष फुल फ्लैज बाइंग है। लुक एट एलएनटी। आपने ऐड क्या किया लोअर लेवल्स पे कैपिटल गुड्स में? नहीं, बिल्कुल एलएनटी पे ही हमारी पोजीशन भी है, और एलएनटी के अंदर ही हम थोड़े अपनी पोजीशन को बढ़ा भी रहे हैं। तो एक तो एलएनटी को हमें लगता है कि डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैपिटल गुड्स की रिकवरी आती हुई देखने को नजर आएगी। हमने देखा है कि जो मंथली आप देखेंगे केपेक्स जो था वो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग थी वो 72,000 करोड़ पे आ गई थी, जबकि जो हमारा ऐसा मानना था कि जिस तरह के बजट एलोकेशन होते उसके हिसाब से एवरेज एलोकेशन मंथली बेसिस पे 85,000 करोड़ का होना चाहिए। तो ये जो 72,000 करोड़ की स्पेंडिंग हुई, ये थोड़ी लेसर साइड पे हुई, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन, ये इनकी वजह से हमने देखा था थोड़ा सा स्लो डाउन था। बट अब हमें लगता है कि एक पिकअप आएगा, और कहीं ना कहीं जो स्पेंडिंग है वो 95,000 से 1 लाख करोड़ का एवरेज नंबर हमको आता हुआ देखने को नजर आएगा, जिसका क्लियर कट बेनिफिशियरी स्टॉक्स जैसे कि एलएनटी, सीमेंस, एबीबी जैसे स्टॉक रहेंगे। हमारी टॉप पिक इसके अंदर में लार्सन एंड टुब्रो रहेगी। दूसरा स्पेस जो हमें इस थीम में पसंद आता है वो है डिफेंस का थीम, जो कि अगेन मुझे लगता है कि एक बढ़िया एक मैन्युफैक्चरिंग थीम हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कल ही गवर्नमेंट ने करीब करीब 50,000 करोड़ के प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो केपेक्स की स्पेंडिंग डिफेंस के अंदर में बजट एलोकेशन भी बढ़ा था, और साथ में जिस तरह से रिन्यूड फोकस वापस से डिफेंस के अंदर में आ रहा है, मुझे लगता है क्लियर कट बेनिफिशियरी एचएएल, बीईएल, भारत डायनामिक्स, मझगांव जैसे स्टॉक देखने को नजर आएंगे। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स मीएमएस में भी बने हुए हैं। ओके, आईटी यहाँ पर क्या हुआ आज? जिस तरीके से एक्सेंचर के नंबर्स के बाद मार्केट ने इनिशियल नेगेटिव रिएक्शन दिया, फिर रिकवरी आई, अभी भी ये सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा हुआ सेक्टर है इस साल का। यहाँ क्या व्यू होगा?
तो एक्सेंचर के जो नंबर्स आए अनुज, उसमें एक जो इंडिकेशन क्लियर है कि उनका जो एक्सपोजर है थोड़ा सा फेडरल गवर्नमेंट के तरफ उनका एलोकेशन उनका थोड़ा ज़्यादा था और वहाँ पर पे एक नरमी देखने को नजर आई, तो उसका इम्पैक्ट एक्सेंचर को आएगा। हालांकि हम देखें तो हमारे यहाँ की जो कंपनीज हैं उनका इतना ज़्यादा एक्सपोजर गवर्नमेंट बॉडीज के तरफ नहीं है, बट डेफिनेटली जो अभी हम देख रहे हैं कि एक ओवरऑल डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग के अंदर में एक कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टैग्फ्लेशनरी सिचुएशन यूएस के अंदर में बन रही है, जहां पे इन्फ्लेशन के बढ़ने की संभावना है और ग्रोथ की पोजीशन थोड़ी सी कम नजर आ रही है, जिसके चलते आपने देखा कि हमने अभी एक डॉलर इंडेक्स में भी इसी कारण एक गिरावट भी देखने को नजर आई। तो इस इन कारणों से मुझे लगता है कि रुपया की जो वीकनेस भी पिछले कुछ दिनों में है, उसके बावजूद भी उस टेलविंड का भी बड़ा एडवांटेज आईटी को नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूं कि इस समय पे एक न्यूट्रल सा व्यू हम आईटी के अंदर में रखेंगे, कोई बड़ा एक्सपोजर इस समय पे हम आईटी के अंदर में नहीं बनाएंगे। जो हमारा ऑलरेडी एलोकेशन है उसी के साथ बने रहेंगे, बट हमारी थोड़ी अंडरवेट पोजीशन इस समय आईटी के अंदर में है, बट डेफिनेटली हम इसको प्ले जो कर रहे हैं वो आईटी 20 और कुछ चुनिंदा स्मॉल मिड कैप कंपनीज जैसे कि परसिस्टेंट और कोफोर्ज जैसे स्टॉक हमें अभी भी अच्छे लगते हैं, तो वहां डेफिनेटली सेलेक्टिव पोजीशंस ली जा सकती है, बट ओवरऑल पोजीशन अंडरवेट की है। आईटी पे ओवरऑल पोजीशंस जो है अंडरवेट की है, लेकिन आपको कल ओवरवेट होना पड़ेगा आशीष जी, हैं? बिल्कुल तैयारी चल रही है वीरेंद्र। आप बिल्कुल। अब बिल्कुल पिछले एक हफ्ते से उसी की तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। तो मेरी बहुत उम्मीद है कि कल का जो सेशन होगा वो काफी काफी इंटरेस्टिंग होगा, और क्योंकि एक नए मार्केट है डायनामिक्स के अंदर में ये सेशन हो रहा है, तो आई एम वेरी होपफुल कि इसमें कुछ बहुत बढ़िया लर्निंग्स हम हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब किया है उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, लुक फॉरवर्ड टू दैट आशीष। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो फिर रिमाइंडर दे देते हैं, आज आखिरी दिन है आपके पास रजिस्टर करने के लिए। चलिए, मार्केट डे हाई पर निफ्टी करीब 76 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट ऊपर और मिड कैप करीब 550 पॉइंट ऊपर। इस शो को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन लेकर लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।